सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं बच्चों? एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आपको ठीक आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार बताइए। सब ठीक है? चलिए, एक बार ये बताइए कि हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हमने वो शुरू कर दिया था? क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा लिखी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या हमने परिभाषा लिखी? क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की परिभाषा लिख ली है पहले? अच्छा, अभी नहीं लिखी है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में मॉलिक्यूल पढ़ा था, और मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद ठीक है बच्चों, समझ गया समझ गया। हाँ ठीक है, नहीं लिखी है। पिछली क्लास में हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल एक ऐसा मतलब परमाणुओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, फ्रीली रह सकता है। केमिकल रिएक्शन करने में उसकी बहुत इच्छा ज़्यादा नहीं होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने कहा था एटमोसिटी क्या होता है, तो एटमोसिटी मतलब परमाणुकता क्या होता है। तो परमाणुकता का मतलब होता है कि एक एटम के भीतर कितने परमाणु हैं, एक एटम के भीतर कितने कितने मॉलिक्यूल कितने एक एक मॉलिक्यूल के भीतर कितने एटम एटम होते हैं, इसे हम एटमोसिटी या इसे परमाणुकता कह रहे थे। ठीक है, चलिए। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप धीरे धीरे समझेंगे। आप 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो टॉपिक केमिस्ट्री की जन्म कुंडली तय करेगा। आपने बचपन में जो लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उन्होंने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ऐसा सुना होगा। और बच्चों, जैसे मानव शरीर में डीएनए होता है ना, जैसे घर में हमारी माँ होती है, वो हमारा जो है सारा डीएनए जानती है कि इसके क्या कर्मकांड हो सकते हैं, ऐसा ही आज आवर्त सारणी को पढ़ने के लिए उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो आज हम लोग आज की क्लास में तय करेंगे। यदि आप आज की क्लास को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आवर्त सारणी को पढ़ने में, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि आपको आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो कौन से एलिमेंट की क्या विशेषताएं होंगी, कौन सा धातु होगा, कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, किसके क्या गुण होंगे, किसके क्या नहीं गुण होंगे, उनको आपको याद करने में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आज की जो क्लास है उसको हम बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, और इस फंडामेंटल के बाद आपको तुरंत लेकर चलेंगे पीरियोडिक टेबल पर। जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा, तो वहां आपको एलिमेंट के मेटल नॉन मेटल पढ़ा दिया जाएगा। मेटल नॉन मेटल पढ़ने के बाद आपको एसिड और बेस, अम्ल और क्षार पढ़ा रहे होंगे। वहां से आगे बढ़ेंगे तो आप देखना कि केमिस्ट्री ऐसे चलेगी जैसे पानी की तरह बह रही हो, जैसे अमूल मक्खन की तरह बह रही हो। एक बात अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप भी अपना ध्यान इधर लाएं, आपसे ये निवेदन मेरा है। तो पिछली क्लास से आगे बढ़ते हुए जिन बच्चों को कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है, मैं मानता हूं कि जरूर कुछ कंफ्यूजन मेरे एंड से या आपके एंड से कहीं ना कहीं रह गया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जो भी आपके कंफ्यूजन है, पेज पर एक ऐसी लकीर खींचें, और लकीर खींचकर यहां कंफ्यूजन लिख लें, यहां कंफ्यूजन लिख लें।
देखना कि जब तक केमिस्ट्री अंत तक पहुंच रही होगी तब तक आपको जो है, तब तक आप जो है देखेंगे कि आपके सारे कंफ्यूजन समाप्त हो चुके होंगे। उसका कारण यह है बच्चों कि एक बात में, एक ही क्लास में सारी बातें नहीं पढ़ाई जा सकती, और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हम दूसरे चैप्टर में आते हैं तो पहले चैप्टर के भी कुछ जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिएगा मैं आपको सुनाता हूं, पढ़ाता हूं, और ये जो है आपकी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का नागिन डांस आपके सामने करवाता हूं। तो ये जो सब टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंग्रेजी में इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो, विन्यास का मतलब होता है सजाना, सजाना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा केस विन्यास, केस विन्यास, बालों का सजाना। बाल किसी ने मांग इधर निकाली, किसी ने मांग इधर निकाली, तो हमने कहा कि बालों का जो विन्यास होता है उसे केस विन्यास कहते हैं। किसी ने कहा मैं तेरे नाम हो जाऊंगा, किसी ने कहा मैं मेरे नाम हो जाऊंगा। केस विन्यास का मतलब हुआ सजाना, विन्यास का मतलब हुआ सजाना। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या कहें, इलेक्ट्रॉनों का सजाना क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाएगा? हाँ, नया चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनों का सजाना क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनों के सजानों को, सजाने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। अरे आप अपने बालों को कहां सजाते हैं? अपनी टांट पर, अपनी खोपड़ी पर बालों को सजाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कहां सजाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनों को आप सजा रहे होंगे परमाणु की कक्षा में, परमाणु की कक्षा में सजाएंगे। तो क्या डेफिनेशन बनाऊं, क्या डेफिनेशन बनाऊं? क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का सजाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है? हां, इसी चैप्टर से संबंधित है, यही चैप्टर चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का परमाणु की कक्षा में सजाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। क्या इसके कुछ नियम होंगे? हां, इसके कुछ नियम होंगे। उन नियमों को बताने के लिए जैसे रदरफोर्ड पहले आए, जैसे थॉमसन पहले आए, जैसे बोहरबरी पहले आए, आज भी ऐसे ही आपको 1 घंटे की क्लास में कुछ कुछ लोग देखने को मिलेंगे जो ये बताएंगे किसी भी एटम की, किसी भी एटम की बाहर वाली कक्षा या भीतर वाली कक्षा, कोई भी कक्षा जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नया टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नया टॉपिक है, पिछले टॉपिक का चैप्टर नया नहीं है, पिछले टॉपिक का आगे का एक एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अब मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी, पहले डेफिनेशन दे रहा हूं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। एंट्री दे रहा हूं, पहले मैं इसमें एंट्री दे रहा हूं आपको। किसी परमाणु की कक्षा में, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन नोट्स ढंग से बनाते चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। चलिए सर, एक बात तो कंप्लीट हो गई, मतलब सजावट जो होगी उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। ठीक है सर। द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in an atom's orbit
इज कॉल्ड, अब राइटिंग ठीक है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, पहली बात तो हमने ये सीख ली, पहली बात तो हमने ये सीख ली सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है, पहली बात हमने ये सीख ली। चलिए दूसरी बात पर चलते हैं, दूसरी बात पर चलते हैं। कोई कह रहा पेन थोड़ा बारीक कर लो। तुम्हें सारी बातें पढ़ने के अलावा सारी बातें समझनी है, हाँ लिखना है, पढ़ने के अलावा सारी बातें समझनी है, जितनी बातें डिस्टर्ब करने के लिए हो सकती हैं वो सारी बातें आपको करनी है, ठीक है। बात चल रही है केमिस्ट्री की, बात करेंगे आप लोग हिस्ट्री की, ठीक है। ये क्या आपकी स्थिति है आप ही जानेंगे, कितने बढ़िया एस्पिरेंट आप है ये आप ही समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अध्यापक आपको क्या समझाना चाहता है ये आप ही समझते हैं, यहां तक समझे। अब हमने कहा अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत। जैसे आप किसी जैसे आप किसी बाल कटवाने के वाल उसके यहां गए, अपने नाई के यहां गए बाल कटवाने, वही तो बताएगा भाई साहब ऐसे बाल काट दूंगा तो ऐसा लगोगे, ऐसे बाल काट दूंगा तो ऐसा लगोगे। आप उससे कह रहे हो कि सर मेरी गुद्दी ऐसी कर दे, मेरी ये ऐसी कर दे, वो कह रहा है सर ऐसे नहीं होता। ये बालों का जो विन्यास है इन्हें बताने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ नियम कानून होते हैं। और ये जो नियम कानून होते हैं ना, ये तुम्हारे और मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे कि यहां कैची मार दो वहां कैची मार दो, नहीं, इनके बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने बहुत गहरी गहरी बातें कही हैं। तो अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कुछ लोगों ने बातें बताई होंगी? हाँ, कुछ लोगों ने बातें बताई होंगी कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का जो रास्ता होता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट के भीतर इलेक्ट्रॉन किसी विशेष स्थिति में सजे हुए होते हैं, और उस सजावट के तरीके को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अच्छा सर, अभी अभी पवित्र महीना चल रहा है फरवरी का, हाँ, मेरे पास कुछ गेंदे के फूल हैं, कुछ गुलाब के फूल हैं, कुछ सूरजमुखी के फूल हैं और कुछ गोभी के फूल हैं, उन्हें मैं कुछ इस तरीके से सजा के ले जाऊं कि सामने वाला ये कहे वाह तूने तो क्या कमाल कर दिया। तो उस सजावट के कुछ नियम होंगे। बीच में गोभी का फूल रखोगे जिसे हम नाभिक न्यूक्लियस कहेंगे, और उसके चारों तरफ सजाने के जो तरीके चल रहे होंगे, उन सजाने के तरीकों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लेकिन उस विन्यास को बनाने के, उस सजावट को बनाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या तरीके उसको बनाने के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ सिद्धांत आप देखेंगे इस स्लाइड में। आपको बता रहा हूं कि कौन से सिद्धांत आप देखेंगे। पहला सिद्धांत आप देखेंगे, एक एक मिनट में देखेंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत टेक्निकल नहीं पूछता, तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आपको यह ना लगे कि भाई समझ में नहीं आया। बहुरबरी योजना, बहुरबरी प्लान, एक, दूसरा, एक बात इसमें देखेंगे, समरफील्ड का सिद्धांत। एक बात इसमें देखेंगे बहुत छोटी सी, तीसरा, समरफील्ड के बाद
श्रोडिंगर का सिद्धांत। एक एक बात देखेंगे बच्चों, पढ़ने के लिए तो दो दो दिन के टॉपिक हैं। चौथा ऑफबाउ का सिद्धांत। आज की और कल की क्लास जो बच्चे ध्यान से समझ गए, जो बच्चे ध्यान से समझ गए, समझ लेना कि केमिस्ट्री उनके हाथ का खिलौना, उनके हाथ की कठपुतली बन जाएगी। ऑफबाउ का सिद्धांत, ऑफबाउस लॉ। एक ही पेन से लिख दिया, बस आप थोड़ा समझिए, ठीक है। अब मैं आपको बोरबरी पर लेकर चलता हूं, ठीक है, बोरबरी पर लेकर चलता हूं। जो बच्चे ये कह रहे हैं ऐसा सवाल आएगा वैसा सवाल आएगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का हो, सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब सुनो ध्यान से, जब आपका पेपर होगा तब मुझसे आके मिल लेना। बोरबरी योजना पहला, अब देखो कितनी अच्छी राइटिंग आने लगी है आपकी वजह से। आप शिकायत ना करते तो मैं सुधार ना करता। आपने की शिकायत और मैंने की सुधार। बोहरबरी योजना, सुनो ध्यान से, चुप होके सुनो, 1 मिनट में कॉन्सेंट्रेट होके सुनना। क्या सुनना? पहली बात, इन्होंने कहा कि किसी भी, पहला सिद्धांत कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहला, किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका जवाब बोहर नाम के एक व्यक्ति थे, बरी नाम के दूसरे व्यक्ति थे, दोनों आपस में लंगोटिया यार थे। दोनों ने कहा हम एक योजना बना देते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉनों को सजाने की। वो योजना क्या बनाई कि किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक बात अभी समझाऊंगा, एक बात। दूसरी बात, सबसे बाहर वाली जो कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, बाहर वाली से पहले वाली जो कक्षा होगी उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 3 बात याद करनी है, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो 2n² होंगे, जहां n कक्षा की संख्या होगा। आइए तीनों बातें बताता हूं। पहली बात सुने ध्यान से, क्या? किसी भी कक्षा में, बेसिक है बिल्कुल, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, जहां n इक्वल टू कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। तो मैं कहूं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सुनना ध्यान से, अगर n मतलब है कक्षा, पहली बात। दूसरी बात, अगर n इक्वल टू 1 है तो बोरबरी के अनुसार क्या होना चाहिए? 2n² बोल रहा है बोरबरी, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो जो बच्चे बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं क्या कहेंगे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। 2 हो सकती है। एक बार अंग्रेजी में लिख लेंगे फिर देखेंगे।
एक बात होगी। अब मैं कह रहा हूं n इक्वल टू 2, पहले एक बार हिंदी में लिख दूं बच्चे, फिर मैं लिखता हूं। अब मैंने लिखा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब दूसरी कक्षा, n इक्वल टू 2 का मतलब दूसरी कक्षा में, बना के दिखाऊंगा। दूसरी कक्षा में क्या होगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे ही लें, यहां ऐसे लें, n इक्वल टू 3 लिया, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन का चिन्ह बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह बना सकते हो। अगर n इक्वल टू 4 हो जाए बच्चे, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। एक बात का रट्टा मारा बहुत बेसिक और भूल गए, कंसेप्ट समझा और भूल गए। क्या कंसेप्ट समझा कि सर पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। बोहरबरी क्या कह रहे हैं, बोरबरी कह रहे हैं किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n स्क्वायर हो सकते हैं। इस फॉर्मूला से निकाला तो n इक्वल टू 1 जब लिया, तो n इक्वल टू 1 लिया, तो वहां पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब लिखें, इसमें अंग्रेजी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में लिख रहा हूं भाई। पहला, द maximum number of electron in a orbit is 2n square, where n is equal to number of shell। और ये क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इससे आगे कुछ भी हो सकती है। एक बात मैंने समझाई, पूजा बेटा लिख दिया, देखो बच्चे मैंने लिख दिया गुड़िया, कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन के कितने हो सकते हैं, n यहां पर 1 2 3 4 हो सकता है पहले इलेक्ट्रॉन में, तो ये भी लिख देता हूं लो। तो n इक्वल टू, थोड़ा धैर्य रखें, n इक्वल टू 1, जब आपने n इक्वल टू 1 रखा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर किया, संख्या आई 2, तो क्या बात निकल कर आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2। यहां तक बात समझी। ऐसे ही 2 की जगह फिर 8 हो जाएंगे, तो हमने क्या समझा, हमने एक बात निकाल ली यहां से कि सर 4 कक्षाओं के निकाल लेते हैं, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 18 होंगे, और फिर चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 32। ये बात हमने यहां से निकाल ली। एक बात क्लियर, एक बात क्लियर। दूसरी बात पर चलता हूं, इसे बताओ ये क्लियर है क्या बात। एक बात, यहां से दूसरी बात लेकर चल रहा हूं। बात नंबर 2, बात नंबर 2, दूसरी, लिखते चलना बच्चों। 2 क्लास आपने मेरे साथ पढ़ ली, फिर देखना कि आप कैसे उड़ोगे। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरी नहीं अंतिम में लिखेंगे, यहां अंतिम कक्षा में, दूसरी की जगह अंतिम कक्षा लिखे, माफ कीजिएगा, थोड़ा आपको काटना पड़ता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। बहुत फोकस रहेंगे, बहुत फोकस नहीं हो सकती। यदि आप फोकस रहे और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया, तो मेरी गलती निकलेगी, अदरवाइज मुझे नहीं कहोगे, फिर नहीं हो सकती है।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost orbit cannot exceed 18। 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम संख्या 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे कहां लिखा हूं मैं, अंतिम कक्षा, एक सेकंड भाई, ये 8 है, 18 नहीं है, 8, ये 18 कैसे लिख दिया है? 8 से अधिक नहीं हो सकती। इससे पहले वाली में 18 होगी। दो बात हो गई, तीसरी बात लिखना। तीसरी बात, अंतिम कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, यहां 18 आएगा, 18 से अधिक नहीं हो सकती। दो तीन बातें इसने बताई, नहीं हो सकती। 18 को 8 नहीं किया। अच्छा, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, गलती तुरंत सुधारते हैं, बहुत शानदार विवेक भाई, थैंक यू। ठीक है, इसके लिए एक अंग्रेजी नाम है जिसका नाम है पेनल्टी मेट ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टी मेट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टी मेट ऑर्बिट, ये इसके लिए टेक्निकल नेम दिया है बोरबरी ने, कैन नॉट एक्सीड 18 नंबर। तीन बातें मैंने आपको बताई। अंतिम, सर आप सब में अंतिम लिखवा रहे हैं। हाँ तो अंतिम कक्षा में और अंतिम से पहली कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में मैंने आउटर मोस्ट कहा, अंतिम से पहली कक्षा को मैंने पेनल्टी मेट ऑर्बिट कहा। क्या देख है इसमें? लास्ट में 8 से मोर है, 32 हो सकती है, लेकिन बोरबरी क्या कह रहे हैं? बोरबरी कह रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं, बोरबरी ये बता रहे हैं 2n² के हिसाब से कि 32 हो सकती हैं, पर 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 2n² के माध्यम से, हाँ सुन गया निशा बेटा, 2n² के माध्यम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि 8 होगी तो बढ़िया है, उससे पहले वाली में 18 होगी तो बढ़िया है। ये बात क्लियर हुई क्या नहीं? अंतिम, अब मैं इसको बताता हूं एक बार, यहां सुनिए। ये कोई एलिमेंट है, एक्स से इसको दर्शाया, इसकी ये ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब अगर हम बोरबरी की बात करेंगे, पहले बोरबरी की बात करेंगे फिर आपको समझाएंगे। बोरबरी के अनुसार क्या कह रहे हैं? बोरबरी के अनुसार 2n² हो सकते हैं, 2n²। ठीक है सर, तो कितने हो सकते हैं? पहले सर इसमें 2 हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे में 8 हो सकते हैं, बनाने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरे में 8 हो सकते हैं, ठीक है। तीसरे में 18 हो सकते हैं, ठीक है। चौथे में 32 हो सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम नंबर बताया बोरबरी ने, ये इसका मैक्सिमम नंबर बताया बच्चों, ठीक है। लेकिन सर ये बोलो सेल बहुत होती है, हाँ शेल बहुत होती है, ठीक है। अब अगली बात सुने, अगली बात सुने, क्या कहा?
और इसने क्या कहा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, मान लेते हैं एक्स है, इस एक्स की जो सबसे आउटर मोस्ट होगी इसमें 8 से ज्यादा नहीं होगा, इससे पहले वाली होगी तो इसमें 18 से ज्यादा नहीं होगा। यह बात इसने सब समझाई हमें, यह बात हमने से समझाई। दो बातें हुई, यहां से आगे चले। बच्चों इसमें क्या कंफ्यूजन है? अंतिम कक्षा में जो सबसे आउटर मोस्ट कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा नहीं होगी, अंतिम से पहले वाली कक्षा जो अंतिम है उससे पहले वाली कक्षा जो है उसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। उसमें ये कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये सिद्धांत हुआ। आगे चले, आगे चले। दो बातें हुई। अब मैं यहां तक क्या समझाया? यहां तक समझाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का सजाना होता है। इलेक्ट्रॉनों का सजाना होता है तो फिर बताया कि बोहर-बरी आया। बोहर-बरी ने कहा, तीन बातें बताई कि सर एन स्क्वायर के माध्यम से या तो 8 हो, 2 होंगी, 8 होंगी, 18 होंगी, 32 हो सकती हैं। लेकिन लेकिन फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि मेरे हिसाब से मैं बताऊं बहुत सारी सेल होती हैं जिसमें 2, 8, 18, 32 ऐसे हो सकती हैं। पर मेरे हिसाब से जैसे मैंने अवलोकन किया इलेक्ट्रॉनों का अवलोकन किया तो मेरे हिसाब से होंगी कितनी, होनी चाहिए इतनी, होनी चाहिए इतनी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 8 होनी चाहिए सबसे बाहर वाली में, और सबसे ये जो उससे पहले वाली है उसमें 18 होनी चाहिए। सर दूसरी कक्षा के अंतिम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। भाई मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस बात में कंफ्यूज ना हो। सुरुचि, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब हम एन हिसाब से कक्षा से बांट रहे हैं तो 2, 8, 18, 32 होनी चाहिए। एक बात हुई, एक बात हुई। यहां से आगे चलें, यहां से आगे चले तो इसने कहा कि जितना मैंने अवलोकन किया, जितना मैंने पढ़ाई की, उस पढ़ाई करने के बाद मैं ये निकाला कि भाई 2, 8, 18, 32 हो सकती हैं मैक्सिमम। लेकिन अधिकतर जगह पर 8 होनी चाहिए सबसे बाहर वाली में, उससे पहले वाली में 18 होनी। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझोगे, तो आप समझोगे। चलो अभी समझ जाओगे, कंफ्यूज मत हो। बोहरबरी बताया, समरफील्ड पर आते हैं। आइए दूसरा, समरफील्ड का सिद्धांत। इसने एक बात बताई, क्या कहा? इसके बारे में एक बात है। जहां बोरबरी कह रहे थे, जहां बोरबरी कह रहे थे कि सर, जहां बोरबरी कह रहे थे कि सर केवल कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों तरफ केवल कक्षाएं होती हैं, वहीं समरफील्ड कह रहे हैं कि नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाओं के भीतर भी कुछ छोटी कक्षाएं होती हैं जिन्हें उपकक्षाएं कहते हैं। कक्षाओं के भीतर भी छोटी कक्षाएं होती हैं जिन्हें उप कक्षाएं कहते हैं। दरअसल समरफील्ड ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो रनिंग ग्राउंड है, रनिंग ग्राउंड के भीतर भी छोटे छोटे पट्टियां होंगी, छोटे छोटे रास्ते होंगे जिन्हें सबसेल कहा जा सकता है, जिन्हें सबसेल कहा जा सकता है। तो क्या बोला समरफील्ड ने? कक्षाओं के भीतर उपकक्षाएं होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं जिन्हें एस पी डी एफ से प्रदर्शित, डिनोट, एक्सप्रेस किया जाता है।
इनकी सिद्धांत में सबसे पहली बात क्या निकल कर आई? इनके सिद्धांत में सबसे पहली बात निकल कर आई उपकक्षाओं की। उपकक्षाओं की क्या समझे? सेल्स कहें, cells are divided into subshell named as SPDF. SPDF नया कंसेप्ट आ गया, नया सब शेल, नया कंसेप्ट आ गया कि कक्षाओं के भीतर भी कुछ कक्षाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर तो बात आगे जाकर होगी, लेकिन वैसे आप कंफ्यूज ना हो। ये मान लेते हैं एक कक्षा है, ये कक्षा है, इस कक्षा के भीतर, कक्षा को आपने कहा n=1, ये तो कक्षा संख्या है, ऑर्बिट नंबर है, लेकिन इस कक्षा के भीतर एक उप कक्षा होगी जिसे s कह सकते हैं, जिसे s कह सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहां लिखें आगे, तो कैसे लिखेंगे? इधर लिखी कक्षाएं, सेल्स, ठीक है, n= पहली कक्षा, n= दूसरी कक्षा, n= तीसरी कक्षा, n= चौथी कक्षा। ठीक है, इन कक्षाओं के भीतर क्या कह रहे हैं? कुछ उपकक्षाएं होंगी, कुछ उपकक्षाएं होंगी, सब सेल होंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत चुप हो गए, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं कि n=1 तो इसके अंदर उपकक्षा 1, n=1 तो इसके अंदर उपकक्षा 1। तो यहां लिखे उपकक्षा की संख्या, अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 होगी और उसका नाम s होगा। अगर n=2 में आए, कक्षा संख्या दूसरे में आए, तो उप कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सब सेल 2 हो जाएगी, जिसे SPDF कहेंगे, SPDF कहेंगे। बात ठीक है? तीसरे में आएंगे तो यहां कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं, SPD हो सकता है। यहां आएंगे तो यहां कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, SPDF हो सकती है। एक कक्षा के भीतर कुछ उप कक्षाएं हो सकती हैं, और उप कक्षाएं टोटल है कितनी? 4, SPDF हो सकता है। इस SPDF से ही सारी पीरियोडिक टेबल समझोगे आप, पूरी पीरियोडिक टेबल, जिसमें जिसे S ब्लॉक कहते हैं, P ब्लॉक कहते हैं, D ब्लॉक कहते हैं, F ब्लॉक कहते हैं, वो यहां से निकल कर आया है। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने के लिए, पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने के लिए आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि आपको ऐसे पढ़ना होगा। तो मैं मोटे तौर पे समझाया आपको, मोटे तौर पे समझाया कि अगर हम कहें कि ये जो उपकक्षाएं हैं सब सेल होती हैं, और इन सब सेल के भीतर, इन सब सेल के भीतर ये कक्षाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि दूसरी में एस ही हो जाए। ठीक है, बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, एसपीडीएफ। तो मैंने यहां क्या बताया? समरफील्ड का सिद्धांत, कक्षाओं के भीतर भी उच्च कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं, कक्षाओं के भीतर एसपीडीएफ कक्षाएं हो सकती हैं। बात क्लियर? यहां से आगे चलते हैं। तीसरा,
ये बड़ी बड़ी थ्योरी है, लेकिन मैं इनको छोटा करके बताना चाहता हूं ताकि कुछ छूटे भी ना और बात समझ में आए। ये क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था कक्षाओं के भीतर उपकक्षाएं होती हैं। श्राडिंगर ने आके एक नई थ्योरी दी, वो कहते हैं उपकक्षाएं भी कक्षकों में विभाजित होती हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया क्या? सब शेल ऑल्सो डिवाइड इनटू ऑर्बिटल्स। इन्होंने ऑर्बिटल्स कह दिया। इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्होंने ऑर्बिटल्स कह दिया, ऑर्बिटल्स कहा। अब ध्यान से सुने, एस पी डी एफ, एसपीडीएफ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ऐसे में थोड़ा नीचे करके बनाता हूं भैया, बेसिक है। इसको जो आवर्त सारणी है उसको पढ़ने के लिए जरूरी है सबसेल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। एस पी डी एफ, इस बात को रट्टा मारना है। इस बात को रट्टा मारना क्या? एस के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10 और इसके भीतर 14। इसके भीतर 14। ध्यान से सुने, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। रिवीजन कराऊंगा, घबरा मत जाना बच्चों। इसमें 2 होते हैं तो इन्होंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा। ऐसे एक बक्सा होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 हैं। इस बक्से में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे घूमेगा। ठीक है सर। इसमें दूसरी कक्षा जो पी आई, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो ऑर्बिटल 3 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो ऑर्बिटल 5 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन 14 हैं तो ऑर्बिटल 7 होंगे। ऑर्बिटल मतलब कक्षक, अभी बता देंगे। ऑर्बिटल मतलब कक्षक। बस इस टेक्निकल शब्दों से आप रूबरू एक बार रहेंगे तो आप आगे जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी ये पेपर में डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आवर्त सारणी को समझने के लिए है। 4, 5, 6, 7। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक ऐसे, 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 एक ऐसे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दिया। ऑर्बिटल्स TALS, ठीक है जी, ये लिख दिया ऑर्बिटल्स। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी देख लिया करो। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि लगभग समय होने वाला है, ताकि आप भूल ना जाओ। देखो ध्यान से, आज की क्लास में यहां से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने आया था। टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसको पढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत मुझे पढ़ाने थे। कक्षाएं होती हैं, कुछ को लोगों को कंफ्यूजन है, मैं फिर क्लियर कर दूंगा। समरफील्ड ने बताया कि कक्षा उपकक्षाओं में होती है, इसने कहा उपकक्षाएं भी कुछ जो सबसेल हैं वो भी कुछ ऑर्बिटल में होती हैं। ऑफ बाउ बचा हुआ है, यहां से पढ़ते चले, पढ़ते चले, पढ़ते चले। ये देखा, ये देखा, कक्षाएं देखी, कक्षाओं के भीतर और ये श्रोडिंगर देखा और ऑफ बाउ का नियम।
अहबाव का नियम। ध्यान से सुनना, कितनी कक्षाएं होती हैं? कितनी कक्षाएं होती हैं? एक बार बता दूं क्या? कक्षाएं होती हैं एस, पी, डी, एफ। इसमें कितने हो सकते हैं? दो। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 10। और इसमें कितने? 14। नियम तो ये है, नियम ये है। आफबाऊ पता है क्या बताते हैं? आफबाऊ क्या बताते हैं? 2 मिनट लगेगी, लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखने का तरीका बताऊं, एक बार ऐसे लिख लेना बस। जैसे मैं लिखने का तरीका बताऊं, एक बार ऐसे लिख लेना, फिर देखूंगा। तो सर एसपीडीएफ है, एस से शुरू करेंगे। एस को 2 बार लिखना है, एस एस। पी पर आएंगे, पी से एस को 2 बार लिखना है, पी से एस को, पी एस पी एस, पी एस पी एस पी एस। डी पर आएंगे, डी पी एस 2 बार लिखेंगे, डी पी एस, डी पी एस। फिर एफ डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। कुछ लोगों को लगा होगा क्यों पढ़ा रहे हैं? 2 मिनट की बात है, सुनिएगा। पहले एस को 2 बार, फिर पी को फिर एस को 2 बार, फिर डी को डीपीएस डीपीएस, फिर एफ को एफ डी पी एस। ठीक है, लिखना क्या है यहां? यहां लिखना क्या है? 1s 2s लिखते चलो, 1 2 3s 4s 5s 6s 7s 8s। एक बार एस पूरा कर दिया। पी पर आएंगे, 2 पी से शुरू करेंगे, 2 पी से। जैसे 2 तरीका लिखने का बता रहा हूं वो लिखना बस। 2 पी, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, 6 पी, 7 पी। 2 पी हो गए। 3 डी पर आएंगे, डी लिखेंगे 3 डी पर, 3 डी, 3 डी आएंगे, 3 डी, 4 डी, 5 डी, 6 डी। अब लिखना है एफ, अब लिखना है आपको एस। तो नीले से लिख देते हैं। क्या बचा? एफ। तो एफ को 1 2 3, 3 पी आया ना, 1s 2s 2p, 3d, 4f पे आएंगे। तो यहां लिखिए 4f 5f। ये तरीका है, मैं बता रहा हूं ना कैसे लिखना है। आपको ये लिखने का तरीका बताया हूं, कल मैं समझाऊंगा ये कितने काम की चीज है। मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि 4 कक्षाएं होती हैं, यही तो उपकक्षाएं हैं, यही तो उपकक्षाएं हैं जिसे आप सब ऑर्बिट कह रहे हैं। इन कक्षाओं में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं, इसमें 14 आ सकते हैं। अब आप कक्षा बना रहे हैं, और कक्षा को बनाने के लिए, कक्षा को बनाने के लिए आपने क्या बनाया? आपने एक ऐसा तरीका बनाया, उसको रटवाने का तरीका मैंने क्या बताया? रटवाने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा, इसको हम कल सीख लेंगे, इसको हम कल क्लास में आके सीख लेंगे दोबारा से। आप यहां तक सीख के आइएगा, आप यहां तक पढ़ के आइएगा, कोई बात नहीं। इसको हम अभी, क्योंकि वक्त नहीं बचा है, इसलिए कल इसको सीखेंगे आके ठंडे दिमाग से, ठीक है? आफबाऊ को हम कल आके क्लास में सीख लेंगे, दोबारा बनाएंगे इसको। और यहां से कल हम लोग आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। हाइड्रोजन के गुण, हीलियम के गुण, सिलिकॉन के गुण, कार्बन के गुण, ऑक्सीजन के गुण, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है? तो आप इसको आफबाऊ को छोड़ दीजिए, आप यहां तक एक बार समझ के रहिएगा। यहां से आगे कल मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे। कल अपनी क्लास में पीरियोडिक टेबल लेकर बैठना, कल अपनी क्लास में पीरियोडिक टेबल लेकर बैठना, हाथ से बनाना सिखाऊंगा, एक एक बात को सारा समझा दूंगा, ठीक है बच्चे? हाँ हाँ, ऐसे ही होगा भारती, कल समझाऊंगा लेकिन, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए। कल
परेशान मत होइएगा, मैं कल फिर आकर एक बार नहीं 2 बार आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। नमस्ते। और ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे नहीं समझाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल नहीं समझोगे, इस वजह से डिस्कस करना पड़ रहा है। नहीं तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल सारी रटनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता कि आपको रटनी पड़े, इसलिए आपको समझा रहा हूं, वरना मैं इससे निकल जाता बच के भी। ठीक है, चलिए नमस्ते, धन्यवाद, खुश रहिए।